जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का। ये ओरिजिनल पेपर है जो कि लखनऊ में पूछा गया था। इसको वो मैंने बस इमेज में रखा है, मैंने इसको टेक्स्ट नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो और ये जो इमेज देख रहे हैं ये है इमेज आपका विनेश फोगाट का। क्या है? विनेश फोगाट का। इनके बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, इमेज देखकर समझ गए होंगे। बाद बाकी स्टार्ट करेंगे अभी, और स्टार्ट करने से पहले मैं बस 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए कोई सा भी ई बुक लेना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके या फिर मॉडल पर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे नंबर 9102195290 पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप मुझे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। बाद बाकी आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर सारे क्लासेस चलते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और इस चैनल पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विनेश फोगाट निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ी हुई हैं। यानी विनेश फोगाट जो हैं कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है कुश्ती, दूसरा है शतरंज, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। तो कौन से खेल से संबंधित है ये है कुश्ती से, यानी कि रेसलिंग से। किससे संबंधित है ये? तो ये है रेसलिंग से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुश्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? कुश्ती कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज 0 आवर, यानी कि शून्यकाल क्या है। देखिए शून्यकाल जो होता है, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने में है कि सोने का समय, या फिर संसद में प्रश्नकाल का समय या फिर बिस्तर से उठने का समय, या फिर सुबह 1 बजे का समय। देखिए शून्यकाल क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। क्या होता है? देखिए जनरली क्या होता है, ये स्टार्ट होता है आपके 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर में स्टार्ट होता है, और 1 बजे 1 PM यानी 1 बजे से पहले इसको खत्म करना होता है। इसका टाइम जो होता है 30 मिनट के लिए होता है। क्या होता है? इसका टाइम 30 मिनट के लिए होता है, और एक मेंबर को 3 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। इसे बिना कोई रुकावट के क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, ठीक है। एक मेंबर को 3 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। यही होता है 0 आवर होता है, ये प्रश्नकाल का समय होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि वो विच एलिमेंट इज एडेड टू स्टील टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास जो है क्रोमियम है, कॉपर है, टीन है और एल्युमिनियम है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि क्रोमियम, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मतलब कि उसमें स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। देखिए आपके पास ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्टेनलेस स्टील में याद कर लीजिएगा, इसमें होता है आयरन, पहला बता रहा हूँ, इसमें होता है कि आयरन होता है। क्रोमियम तो आपने जान लिया, इसमें क्रोमियम भी इसमें होता है, और निकेल भी इसमें होता है। क्या होता है? निकेल भी इसमें होता है। यानी कि 3 चीज़ में मेन चीज़ होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील में। तो क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आता हूँ। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा गवर्निंग बॉडी लोकेटेड, यानी कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है दुबई में, साओ पोलो में, या ज्यूरिख में, या फिर लंदन में। देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। कहाँ है इसका? ज्यूरिख में है। क्या है? ज्यूरिख में है। यानी कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसने 1 रुपया में 1 किलो चावल देने का स्कीम प्रचलित की, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 1 रुपया में 1 किलो चावल देने का स्कीम वहां पर लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपके पास है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए और भी राज्य हैं जहां पर ये स्कीम शुरू किया गया है कि 1 रुपया में 1 किलो चावल स्टार्ट किया गया है, लेकिन तमिलनाडु जो है सबसे पहला स्टेट है। क्या है? सबसे पहला स्टेट है कौन? तमिलनाडु है, जो कि ये स्कीम लॉन्च किया था। इसलिए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ग्रंथि, ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा आपका आंसर, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, दूसरा है पीयूष है, तीसरा है थायराइड है, चौथा है अधिवृक्क है। देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। यानी कि लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो याद कर लीजिए आपके ऑप्शन में एक बार ये भी आ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ये है पैनक्रिया। क्या है? पैनक्रिया है। ठीक है, पैनक्रियाज जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, दूसरा सबसे ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो आपका नोट में बनाकर ये भी याद कर लीजिएगा कि दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है पैनक्रिया। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ये है लीवर। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैसों का तत्व नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा जो कि नोबल गैस का जो तत्व नहीं है वो। देखिए तो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नियोन का, दूसरा है क्या है क्वेसिन का, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हीलियम। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो है ये नोबल गैस का तत्व नहीं है, नोबल गैस का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, यानी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है स्टील है, दूसरा है टाइटेनियम, ऑप्शन बी में है कॉपर और इसमें डी में है लोहा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए भविष्य का धातु कहा जाता है यानी मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिस्टर फाइबर, या निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु क्या है इसमें पॉलिस्टर फाइबर के समान है। कौन सा पॉलिस्टर फाइबर के समान है? क्या नायलॉन है, रेयन है, टेरलिन है या फिर एक्रिलिक है? कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि टेरलिन जो है ये पॉलिस्टर फाइबर के समान है। टेरलिन क्या होता है? पॉलिस्टर फाइबर के समान हो जाता है। इसलिए आपका 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान में ठोस लेकिन जब हथेली पर रखा जाता है तो पिघलने लगता है। वो कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? क्या सोडियम है ये, क्या पोटेशियम है, गैलियम है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा धातु है? देखिए आपका ये है गैलियम। गैलियम क्या है? वो धातु है जो कि हाथ पर रखने से पिघल जाता है लेकिन रूम के टेम्परेचर पर ये नहीं पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक है आपका मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है। यदि 4 अंक है जो x27y है, देखिए x27y है, 9 से विभाजित है, 9 से पूरी तरह से कट रहा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? अब देख लीजिए 9 से कटने के लिए, 9 से डिविजन होने के लिए सभी नंबर को जोड़ने पे कितना होना चाहिए? आपका 9 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 27 जो है दोनों को ऐड करने पर 9 तो हो ही रहा है। अब एक्स वाई बच रहा है यानी कि एक्स वाई जोड़कर भी 9 आना चाहिए आपको। देखिए एक्स वाई जोड़कर 9 आना चाहिए यानी कि एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी से में करा है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 12 कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में अध्यापक की उम्र मिला दिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है, तो अध्यापक की आयु कितना है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट तरीका जो क्या है। देखिए पहले 30 छात्र का औसत आयु 9 वर्ष था, तो 30 छात्र का कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु हो जाएगा 30 गुना 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 270 हो जाएंगे। अब कितना अध्यापक की इसमें आयु शामिल हो जाता है तो औसत कितना बन जाता है? 10 बन जाता है। अब यानी पहले 30 लोग थे, अब कितने? एक अध्यापक बढ़ गया ना, यानी कितने लोग हो गए? अब 31 लोग बढ़ गए ना, 31 लोग हो गए हैं। अब औसत कितना हो गया? तो अब 9 से अब 10 हो गया।
10 बढ़ गया, यानी कि अब उसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो कुल आयु निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 310 हो जाएगा। अब जो देखिए किसकी आयु बढ़ी है, जो आयु बढ़ा होगा वो शिक्षक का आयु बढ़ा होगा ना, तो 310 में से आप घटा दो 270 घटा दो, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 हो जाएगी। और अब देखिए इसका दूसरा तरीका कितना आसान तरीका है। देखिए पहले क्या है, पहले कितनी आयु हो गई है अब टोटल औसत कितनी हो गई है, औसत आयु बढ़ के अब 10 हो गई है ना, 10 कर देना, प्लस में पहले कितने लोग थे, तो पहले 30 लोग थे, तो 30 यहाँ कर देना, अब गुना करके अब औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई है, यानी पहले 9 था अब 10 हो गया है, यानी कितना बढ़ गया है, तो 1 बढ़ गया है ना, तो 1 से 1 गुना कर देना, यानी 10 प्लस में 30 का 30, यानी कि 40 हो जाएगा आपका आंसर। इसे आप मन ही मन कर सकते हो, ठीक है, इस बात को गौर करना, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड LCM इज 7700 इफ वन नंबर इज 275 देन द अदर नंबर इज, यानी कि दो संख्याओं का HCF मुझे दिया गया 11 दिया गया है और LCM दिया गया है 7700 दिया गया है, उनमें से एक संख्या मुझे दिया है 275, तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो याद कर लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ मैं इसको मैं यहाँ करता हूँ LCM गुना में HCF बटा में क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, वन नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए आपको LCM कितना दिया है, आपका 7700 दिया गया है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 7700 गुना में ये आपका दिया है HCF 11 दिया है, बटा में एक नंबर दिया है 275 दिया है। अब इसे काट दो, 11 से काटोगे यहाँ पर तो 11 दूना 22, 11 पंजे 55, यानी 25 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। HCF गुना में LCM बराबर में पहला नंबर यानी कि वन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर कर देना। अब जो भी निकालना होगा यहाँ से निकाल ले लेना। ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देगा, कोई एक नंबर आपको नहीं देगा, या तो LCM नहीं देगा, या तो HCF नहीं देगा, या तो वन नंबर नहीं देगा, या फिर सेकंड नंबर नहीं देगा। ये मेन इसका फॉर्मूला इसका है, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला का क्या, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए याद कर लीजिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का फार्मूला होता है, यानी माफ कीजिए एक्स क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप 1 का क्यू करोगे तो 1 ही रहेगा ना यहाँ पर, इसलिए क्यू नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या का योग है 300 है और अंतर है 150, तो संख्याएं क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऑप्शन का हमेशा हेल्प लेंगे। आप देखिए ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में ऐसा नंबर ढूंढिए जो जोड़ने पे कितना हो जाए 300 हो जाए और घटाने पर कितना हो जाए यहाँ पर 150 हो जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है कि 275 में आप 75 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 300 और घटाएंगे तो 150 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग है 300, अंतर है 150। सो क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन मैंने रिपीट यहाँ कर दिया जगह कारण से, चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह में के स्थान पर क्या मूल आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करने हैं, गुना मैं इसको साफ समझा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्या है 6 इंटू में 5 इंटू में 0.5 इंटू में 2 माइनस 4.5 है। अब देखो ये इसको सॉल्व करने हैं। अब देखो इसको पहले गुना करोगे फिर घटाओगे आप, देखो पहले इन दोनों गुना कर लो, यानी इन दोनों गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6.5 है माइनस में 4.5 है। अब मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 6.5 माइनस में 4.5 घटाने पर कितना 2 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया गया है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। अब देखिए पहली 10 प्राकृत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अगर आपको विषम प्राकृत पहले n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, यानी कि फर्स्ट ओड नंबर का आपको ये पूछे, फर्स्ट n नंबर ओड नंबर का आपको एवरेज पूछे तो आपका आंसर वही हो जाएगा। यानी इसमें क्या पूछ रहा है फर्स्ट 10 ओड नंबर ना, तो 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन रहता कि पहले 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 15 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। ठीक है, अगर पूछता पहले 20
विषम संख्याओं का सतत कितना होगा, तो आपका आंसर 20 हो जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 90 है, उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं कितना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऑप्शन का ही हेल्प लोगे। देखिए दो संख्या ऐसा ढूंढो इसमें जो कि योग कितना हो जाए, 90 हो जाए, अनुपात 7:8 आ जाए। अब देखो पहला ऑप्शन में 31 और 14 दिया है, दोनों जोड़ने पर 90 नहीं होगा, आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, 42 है 48 है। अब दोनों ऐड करोगे तो 90 तो हो जाता है, लेकिन अनुपात कितना है, 7:8 आएगा क्या। अब देखो 42 और 48 है, अनुपात कितना आ जाएगा इसका, 7 छक 42 और 6 48, 7:8, 7:8 का मिल गया ना। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है ये। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, 14 31 है, योग 90 नहीं है, 20 25 है, योग 90 नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा ऑप्शन का ही आप हेल्प लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं काम को 19 दिन में करता है और 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अब क्या कर लीजिए, सभी को या तो पुरुष बना लीजिए एक साथ, या सभी को महिला बना लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सभी को मैं क्या करता हूँ, महिला बना लेता हूँ। महिला बनाने के लिए पहले क्या करें, देखिए 5 पुरुष बराबर में कितना दिया है, 9 महिला दिया है ना। अब एक पुरुष बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि एक पुरुष बराबर में महिला भी कम हो जाएंगे, फिर 9 इतना हो जाएगा। अब इतना कितना है, 3 पुरुष है यहाँ पर है ना, तो 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू में 3 हो जाएगा, 27 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब कुल पुरुष कितना हो जाएंगे, यानी 3 पुरुष यहाँ पर है, ये तो महिला बन गए ना, ये 27/5। अब कितना 6 महिलाएं और है ना, बटा 1 कर दीजिए, यानी कि 56 30, 57/5। अब इतने महिलाएं हो गए, यानी कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं बराबर में कितना हो गया, इतने महिलाएं हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, 9 महिलाएं काम को 19 दिन में करता है, तो एक महिला कितना दिन में करेगा, एक महिला काम करेगा, टाइम तो बच जाएगा ना, तो यानी कि 9 से गुना करना पड़ेगा। अब 57/5 महिलाएं कितना दिन में करेगा, यानी कि 19 गुना में 9 बटा में 57/5 यहाँ पर है। अब 5 यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। अब कर दो यहाँ पर 19 या 57, 3 या 9, 5 या 15, 15 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए जब क्वेश्चन या वाला क्वेश्चन आ जाए, या तो आप सभी को क्या बना लेगा, यहाँ पुरुष बना लेना, या फिर सभी को महिला बना लेना। कन्वर्ट करने के लिए आप इसको दोनों इक्वल करना, फिर अब जो भी कन्वर्ट करना है, महिला बनाना है, पुरुष बनाना है, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 0.0000841 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना है, 6 नंबर है ना यहाँ पर, तो 6 नंबर यानी कि देखिए आपका वर्गमूल में क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 3 नंबर ही आना चाहिए, 1 2 3 नंबर ही आना चाहिए। देखिए दशमलव के बाद 2 नंबर है, आपका होगा नहीं ये। दशमलव के बाद यहाँ पर 5 नंबर है, ये आपका ये होगा नहीं। इसमें 3 नंबर इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है दशमलव के बाद 4 नंबर है, आपका वैसे भी नहीं होगा, बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, वैसे भी आप अगर 0.29 को मल्टीप्लाई करोगे 2 बार तो क्या हो जाएगा, 0.000841 हो जाएगा, वही आपका वर्गमूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर में क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, डाटा बन जाता है जिसे मानव आसानी से समझता है। डाटा क्या बन जाता है, जिसके क्या मानव समझ पाता है, हम लोग समझ पाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, इसका आंसर में मैं बता रहा हूँ इसका कि डाटा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, डाटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, तो हम लोग उसको समझ पाते हैं। यानी डाटा किस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया। सुपर कंप्यूटर वेयर प्राइमरली डिजाइंड बाय, किसके द्वारा, ये है साइमोर क्रे के द्वारा। साइमोर क्रे के द्वारा ये डिजाइन किया गया, सबसे पहले कंप्यूटर डिजाइन किया गया, ठीक है। ये कब की बात है, तो ये 1956 की बात है। क्या की बात है, 1956 की बात है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है कि ए पिक्सल रिफर टू, मैंने एक पिक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाले शब्द बिंदु होते हैं। क्या होता है ये, यानी कि देखिए स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट कंपोनेंट ऑफ एन इमेज। क्या होता है, इमेज का एक कंपोनेंट होता है जो छोटे छोटे बिंदु में होता है, ठीक है। सभी मिला क्या बनता है, एक इमेज बन जाता है, वही क्या होता है, पिक्सल होता है। वैसे इसको याद कर लीजिएगा, देखिए पिक्सल यहाँ पर है ना, पिक्सल यहाँ पर है, पिक्सल यहाँ पर है, यानी कि देखो इसको 2 शब्द बना है, एक बना है पिक, दूसरा बना है
इसमें क्या मैं कर दूं क्या, पिक और यहाँ पर सेल कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, पिक सेल कर देता हूँ मैं, ठीक है। यानी पिक्चर और यहाँ पर सेल मतलब क्या है, पिक्चर कंपोनेंट, ठीक है, पिक्चर कंपोनेंट। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा पिक्सेल। पिक्सेल यहाँ पर है, पिक्सेल यहाँ पर है ना, PIC कर दो, यहाँ पर पिक्सेल क्या बन जाएंगे, पिक्चर बन जाएंगे। और यहाँ पर आपका EL क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एलिमेंट बन जाएगा, यानी पिक्चर एलिमेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पिक्चर एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे पुराना कमर्शियल लैंग्वेज कौन सा है, व्यावसायिक भाषा कौन सा है, तो ये है फोर्ट्रन है। फोर्ट्रन का फॉर्मूला का इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, फोर्ट्रन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन उसका होता है, पूरा फुल फॉर्म इसका होता है। आगे है OSI मॉडल में होते हैं, यानी कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, इसमें होता है 7 लेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो इस क्लास को मैं 25 क्वेश्चन में रहने देता हूँ, अगले क्लास में मैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश का लेकर आया हूँ। अगर एक साथ मैं बना दूंगा पूरा वीडियो तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 25 क्वेश्चन में आप देख लीजिए, और मैं दूसरा पार्ट भी आपके सामने में लेकर आऊँगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को आप लाइक भी कर देना, और इसमें से 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9102195290 पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क का इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के लिए OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और भी कोई दिक्कत है तो नंबर मैंने दे ही दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,